हेलो स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये दूसरा पार्ट है हमारा। जो भी बच्चे पहला पार्ट नहीं देखे हैं उसको जरूर देखें, नहीं तो यहाँ पर चीज़ें समझने में दिक्कत होगा। तो पिछला क्लास से कंटिन्यू करते हैं। हम पहले बात करेंगे कि पिछले पार्ट में हमने टार्टरिक एसिड का एग्जाम्पल लिया था। उससे पहले हमने कुछ बातें क्लियर किया था। पहला कि कायरल कार्बन किसको कहते हैं, जिसमें चारों बॉन्ड में अलग अलग ग्रुप लगा हुआ रहता है, वो कायरल कार्बन। कायरल कार्बन को हम एसिमेट्रिक कार्बन भी कहते हैं। दूसरा हमने बताया था कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, तो उसके लिए हमने कहा था कि कायरल मॉलिक्यूल को हम लोग डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं, और उसके बारे में बताया था कि जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं हो। ओपन चेन कंपाउंड रहेगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे, और साइक्लिक रहेगा तो उसमें हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री तलाश करेंगे। तो जिस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है वो मॉलिक्यूल कायरल है। या इसको बताए थे कि एक और तरीके से चेक करेंगे जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज नहीं करेगा, फिट नहीं बैठेगा। ये देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री हमने यहाँ ड्रॉ किया है। प्लेन ऑफ सिमेट्री किसे कहते हैं? एक ऐसा प्लेन जो मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्से में बांट देता हो, इस तरह से कि वन हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज है। यहां डॉटेड लाइन जो है हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें देखिए ये मॉलिक्यूल दो पार्ट में बट गया है और ऊपर वाले हाफ का ये मिरर इमेज है। आईने में इसको देखोगे तो उसका इमेज आपको ऐसा दिखेगा, या इसको यहां से काटकर पलट दोगे तो इस पर फिट बैठ जाएगा। इसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। उसी तरह यहां पर भी दिखाए हैं कि यहां से ये लाइन खींच दें तो ये दो पार्ट में बट गया, और वन हाफ का मिरर इमेज अनदर हाफ है, इसलिए ये भी आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री को दर्शा रहा है। और ये लाइन जो पास हुआ है ब्रोमीन या क्लोरीन, जिससे पास होगा उसको नहीं चेक करना है, बाकी पार्ट चेक करना है कि इमेज है या नहीं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसलिए ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं, ये कायरल होगा। और इसमें ये जो है प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें अपर हाफ लोअर हाफ का मिरर इमेज नहीं है। इसको अगर आईने में देखेंगे तो उसका इमेज ऐसा नहीं दिखेगा, इसलिए हम इसे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे। इसलिए ये मॉलिक्यूल कायरल है, और जब कायरल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसे कायरल मॉलिक्यूल कह लीजिए या इसे डिसिमेट्रिक मॉलिक्यूल कह लीजिए। और ऐसे ही मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। इसका दो आइसोमर बनेगा, एक डेक्स्ट्रो और दूसरा लीवो। डेक्स्ट्रो जो है राइट डायरेक्शन में रोटेट करेगा और लीवो लेफ्ट डायरेक्शन में। तो यहां पर देखिए कि इसमें दो आइसोमर डेक्स्ट्रो लीवो कैसे बनेगा, तो पिछले पार्ट में हमने दिखाया था। एक ये है और एक इसका मिरर इमेज बनाए थे। इसको अगर डेक्स्ट्रो कहेंगे तो इसके इमेज को लीवो कहेंगे, और ये दोनों डेक्स्ट्रो और लीवो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है। ये भी एक आइसोमर है, लेकिन ये इनएक्टिव है। ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करेगा, न लेफ्ट में न राइट में। और इसको डेक्स्ट्रो या लीवो नहीं, इस फॉर्म को मेजो आइसोमर कहते हैं। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होगा, तो कहते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन के वजह से इनएक्टिव है। ये मेजो फॉर्म है। और ये कायरल नहीं, ए कायरल है, ए कायरल है।
इसका अगर इमेज बना के हम पिछले पार्ट में दिखाए थे, वो उस पर फिट बैठ गया था। तो ये भी इनएक्टिव है, ये भी इनएक्टिव है, जबकि इसमें भी कायरल कार्बन है, लेकिन इनएक्टिव होने का कारण प्लेन ऑफ सिमेट्री का पाया जाना, या कहो अपने ही मिरर इमेज पर फिट बैठ जाना। उसी तरह इसमें भी दो कायरल कार्बन हैं, लेकिन फिर भी ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, या कहो मेजो है, क्योंकि ये इसका इमेज बनाओगे तो उस पर ये फिट बैठ जाएगा। तो ओपन चेन मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन हो लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो वो इनएक्टिव होगा और उसे हम मेजो आइसोमर कहेंगे। लेकिन अगर साइक्लिक मॉलिक्यूल है, इसमें भी कायरल कार्बन है, लेकिन इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, इसलिए यह भी इनएक्टिव होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री ओपन चेन वाला में खोजना है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री के कारण यह इनएक्टिव हो जाएगा, मतलब ये कायरल नहीं, ये कायरल होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? तो सेंटर में एक ऐसा पॉइंट जिससे अगर लाइन खींचें तो दोनों साइड में अगर सेम टाइप के ग्रुप से पास हो, जैसे ये लाइन में इधर भी COOH और इधर भी COOH, ये लाइन में देखो इधर भी H इधर भी H, इस लाइन में देखो इधर भी CH3 इधर भी CH3, इस लाइन में देखो इधर भी H इधर भी H। तो अगर साइक्लिक मॉलिक्यूल में कोई ऐसा सेंटर रहे जहां से एक्सिस खींचने पर दोनों साइड में आइडेंटिकल ग्रुप उससे वो पास करे तो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ सिमेट्री कहेंगे। और ऐसे भी मॉलिक्यूल ए कायरल या इनएक्टिव होगा और ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। तो ओपन चेन में प्लेन ऑफ सिमेट्री खोजना है और इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री। आई थिंक तुमने प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ गया होगा। अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री समझ में नहीं आए तो सबसे आसान तरीका है कि जो अपने मिरर इमेज पर सुपर इंपोज नहीं करेगा वो कायरल या एक्टिव होगा, और जो सुपर इंपोज कर जाएगा वो इनएक्टिव या मेजो फॉर्म होगा। अब इसमें दो कायरल कार्बन है, उसमें ग्रुप्स अगर अलग अलग अपोजिट साइड में हो, देखो इसका H इधर लेफ्ट में है और इसका H राइट में, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो इस फॉर्म को हम लोग थ्रेओ फॉर्म भी कहते हैं। याद रखना, एग्जाम में पूछता है नीचे में से किसको थ्रेओ कहा जाएगा। तो दो कायरल कार्बन रहे और उसके एक जैसे ग्रुप अपोजिट साइड में हो तो वो थ्रेओ, और सेम साइड में हो तो इसको हम एरिथ्रो कहते हैं। इस तरह से याद रखना, ओपन चेन में दो कायरल कार्बन हो और उस कायरल कार्बन के एक जैसे ग्रुप अगर एक ही साइड में, देखो दोनों का OH एक साइड में H एक साइड में, तो उस फॉर्म को एरिथ्रो फॉर्म भी कहेंगे। और ये थ्रेओ वाला कायरल है, एरिथ्रो वाला ये देखो यहां पर ये एक कायरल हो गया है। तो अभी तक के डिस्कशन में हमने ये समझा कि मॉलिक्यूल को कायरल होना चाहिए। कायरल मतलब अपने मिरर इमेज पर सुपर इंपोज नहीं करेगा, तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। अगर एक ही कायरल कार्बन है तो उसके केवल दो ही आइसोमर बनेंगे, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो। लेकिन एक से ज्यादा कायरल कार्बन हो तो आइसोमर की गिनती 2 से ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन बनाने के लिए याद रखना, किसी भी मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन रहेगा तभी उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, ये मानकर क्वेश्चन बनाना। क्योंकि बिना कायरल कार्बन के भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, लेकिन उसके सिर्फ ये 4 केसेस ही मिलते हैं। ये 4 केस ऐसा है जिसमें कायरल कार्बन नहीं है फिर भी ये ऑप्टिकली एक्टिव है और इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मतलब डेक्स्ट्रो-लीवो बनता है। 4 केस क्या है? पहला केस है एलीन, जिसे कमुलिन भी कहते हैं। लगातार डबल बॉन्ड आ जाए, देखो यहां है फिर यहां है, तो लगातार डबल बॉन्ड आ जाए तो इस तरह के कंपाउंड एलीन या कमुलिन कहलाते हैं। तो डबल बॉन्ड की गिनती अगर इवन नंबर में हो, जैसे यहां देखिए 2 डबल बॉन्ड है,
4 डबल बॉन्ड लगातार हो जाता, 6 गो हो जाता इवन नंबर में, तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। लेकिन शर्त है कि एंड वाले कार्बन में अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। एक ग्रुप ए है तो दूसरा बी, ये दोनों ग्रुप अलग है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इवन नंबर होना चाहिए, 2 या 4 या 6। ऑड नंबर 3 डबल बॉन्ड रहता, एंड ग्रुप अलग रहता तो नहीं होता, उसमें ज्योमेट्रिकल होगा, ऑप्टिकल नहीं होगा। तो वैसे एलीन जिसमें, वैसे कमोलिन जिसमें डबल बॉन्ड लगातार हो और इवन नंबर में हो और एंड वाले कार्बन में ग्रुप अलग हो, तो उसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, याद रखना। जबकि इसके अंदर कोई भी कायरल कार्बन मौजूद नहीं है। दूसरा केस अल्काइलिडीन। अल्काइलिडीन ये इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं, एक्चुअली इसमें जो 3 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये। तो इसमें से एक डबल बॉन्ड के बदले 6 मेंबर का एक साइक्लिक रिंग बना दें और एक डबल बॉन्ड को रहने दें। यहां पर इन दोनों के बीच में रिंग बन गया, ये डबल बॉन्ड रह गया। तो इस तरह के कंपाउंड अल्काइलिडीन 6 मेंबर का ही रिंग होना चाहिए कहलाता है। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, डेक्स्टोलिवो है। लेकिन शर्त है कि एंड वाले ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। इस कार्बन में भी दोनों ग्रुप अलग, इसमें भी दोनों ग्रुप अलग। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, जबकि इसमें भी कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। तीसरा केस स्पाइरेंस। स्पाइरेंस क्या है? दोनों डबल बॉन्ड को हटाकर, ये देखो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ये तीनों के बीच में डबल बॉन्ड है, लेकिन हटाकर दोनों में साइक्लिक रिंग बना दिए। यहां पर साइक्लिक रिंग 4 मेंबर का हो, 5 का हो, 6 हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों डबल बॉन्ड को साइक्लिक रिंग में बदल दें जैसा कि ये, तो इस तरह के कंपाउंड स्पाइरेंस कहलाते हैं। और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, डेक्स्टोलिवो है। लेकिन शर्त है कि एंडिंग कार्बन पर दोनों ग्रुप अलग होने चाहिए, जबकि इसमें भी कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। अगला केस है बाइफिनाइल। ये एक फिनाइल है, ये दूसरा फिनाइल। इस तरह के कंपाउंड भी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, लेकिन इसमें 2 कंडीशन है। पहला कंडीशन कि दोनों रिंग में ऑर्थो पर एक एक ग्रुप लगा होना चाहिए, यहां भी लगा हुआ, यहां भी। दोनों सेम ग्रुप भी लग सकता है या अलग भी लगा सकते हो, भी लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑर्थो पर एक एक ग्रुप होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन कि इसमें ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना तो इसमें। ये देखो यहां से लाइन खींचेंगे तो अपर हाफ लोअर हाफ का मिरर इमेज नहीं है, इसमें भी खींचोगे तो अपर हाफ लोअर हाफ का मिरर इमेज नहीं है। मतलब ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ना तो इसमें। ऐसे भी लाइन खींचोगे तो ये इसका मिरर इमेज नहीं है। तो ऐसे भी कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, जबकि इसमें भी कायरल कार्बन नहीं है। इसमें इस एक एक ग्रुप ऑर्थो पर होना चाहिए। आप बाकी पोजीशन पर ये जो ग्रुप बी लगाए हैं वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, या यहां 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 कहीं भी हो सकता है। लेकिन यही शर्त है कि दोनों में एक एक ऑर्थो पर ग्रुप हो और ना तो इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, ना तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब एक ऐसा प्लेन जिसमें एक हाफ दूसरे का मिरर इमेज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के बाइफिनाइल भी ऑप्टिकली एक्टिव हैं, इसमें भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, डेक्स्टोलिवो है, जबकि इसमें भी कायरल कार्बन नहीं है। तो याद रखना ये 4 केस हैं, पहला एलीन, दूसरा अल्काइलिडीन, तीसरा स्पाइरेन, चौथा बाइफिनाइल, जिसमें कायरल कार्बन ना होते हुए भी ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं। लेकिन इस 4 को छोड़ दें तो बाकी किसी भी केस में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा कि नहीं, बच्चे उसको बनाने के लिए केवल कायरल कार्बन भी चेक कर ले, अगर है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें पाया जाएगा। अब यहां पर एक और चीज, हमने कहा कि एक ही कायरल कार्बन होगा, तो ऐसे में क्या होगा कि 2 ही आइसोमर बनेंगे, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो। लेकिन अगर कायरल कार्बन 2 से ज्यादा हो गया तो आइसोमर की गिनती ज्यादा होगी, 2 से ज्यादा होगी। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे,
ये कैसे पता लगाएंगे? नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। फिर से एक बार इसके लिए जो फॉर्मूला होगा, इसमें पहला केस है कि अगर मॉलिक्यूल को दो हाफ में ना बांट सके, या यहां पर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी divided into two identical halves. तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर बराबर होगा 2 to the power n, और ये सभी ऑल आर एक्टिव। एक्टिव माने ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और इसमें मेसोफॉर्म जो होगा एक भी नहीं बनेगा, जीरो होगा। जैसे एग्जाम्पल हम दें, ये देखिए, ये CHOH, 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 CHO। ये एक्चुअली ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज में कायरल कार्बन 4 हैं, 1 2 3 4, और इसको बीचों बीच यहां पर लाइन खींचे, यहां पर तो दोनों बराबर नहीं है। देखो यहां CH2OH है, यहां पर CHO। या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि IUPAC नोमेनक्लेचर में नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग कहां से करेंगे? यहां से, फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से इधर, लेकिन इधर से नंबरिंग करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो याद रखना, अगर दोनों तरफ से नंबरिंग पॉसिबल है, इसका मतलब वो इक्वल हाफ में, आइडेंटिकल हाफ में बट जाएगा। और दोनों तरफ से नंबरिंग पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब वो दो बराबर हाफ में नहीं बट सकता। जैसे इसका नंबरिंग इधर से तो कर सकते हैं, IUPAC के नोमेनक्लेचर में अलाउड है, लेकिन इधर से करोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों तरफ से नंबरिंग नहीं हो पाया, इसका मतलब ये दो इक्वल हाफ में बांटा नहीं जा सकता। या इसको चेक ऐसे करो कि यहां से लाइन खींचो, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है, अगर इधर वाला तो उसको समझ जाना कि इक्वल हाफ बन गया, और इमेज नहीं है तो इक्वल हाफ नहीं बनेगा। जैसे आईने में इस हाफ को देखेंगे तो इसका फिगर CHO का ऐसा नहीं होगा, इसलिए ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल हाफ में नहीं बटेगा। तो यहां पर n जो होगा, कायरल कार्बन की गिनती 4, तो यहां पर ऑप्टिकल आइसोमर जो होंगे ये 2 to the power n, मतलब 2 to the power 4 बराबर 16 आइसोमर बनेंगे। और 16 में 8 डेक्स्ट्रो होगा और 8 लीवो होगा, और डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाते हैं, जबकि इसमें मेसोफॉर्म जो होगा एक भी नहीं बनेगा। तो याद रखना, अगर कायरल कार्बन की गिनती 1 से ज्यादा है तो यह फॉर्मूला यूज करना, लेकिन कब? जब मॉलिक्यूल को दो बराबर हाफ में बांटा नहीं जा सके। बराबर हाफ के लिए कैसे चेक करोगे? तो हमने बताया कि बीच से लाइन खींचो, अगर दोनों बराबर है एग्जैक्टली तो समझना बराबर हाफ हो गया, या मिरर इमेज है तो बराबर हो गया, या नंबरिंग दोनों साइड से हो सकता है तो बराबर हो गया। तुम जैसे भी पता करना है कर लो, लेकिन इसमें जैसे यहां से लाइन खींचे, ये इसके बराबर नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल हाफ में नहीं बटेगा। या कहो इसके का IUPAC नेम में नंबरिंग दोनों साइड से, उधर से भी शुरू करें इधर से भी, दोनों अलाउड नहीं है रूल में, इसका मतलब ये बराबर हाफ में नहीं बटेगा। तो नहीं बटेगा तो आइसोमर इस फॉर्मूला से निकालेंगे। तो ये पहला केस आपको हमने बताया। वैसे केस में जिसमें मॉलिक्यूल को इक्वल हाफ में बांटना संभव नहीं हो तब। दूसरा केस,
दूसरा केस है केस 2, इफ मॉलिक्यूल कैन बी डिवाइडेड into two identical halves। दो आइडेंटिकल हाफ्स में अगर बांटा जा सकता है, वैसे केस में याद रखना एक फॉर्मूला है कि एक्टिव आइसोमर, एक्टिव आइसोमर से मतलब है ऑप्टिकली एक्टिव, डेक्स्ट्रोलिवो हो जाएगा 2 to the power n-1 के बराबर, और इसमें मेजो आइसोमर की गिनती होगा 2 to the power n/2-1 के बराबर। ये कब होगा? जब n माने कायरल कार्बन की गिनती इवन नंबर में हो, तब इवन नंबर। जैसे यहां देखो CH3 CH Br CH Br CH Br CH Br CH3। ये देखो अगर इसमें बीचों बीच लाइन खींच दें तो दोनों एग्जैक्टली बराबर है, या इसका IUPAC नेम लिखें तो कार्बन चेन की नंबरिंग इधर से करोगे तो भी वही नाम आएगा, या इधर से उधर जाओगे तो भी सेम। इसका मतलब ये इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा, दोनों तरफ से नंबरिंग अलाउड है। तो यहां पर n कायरल कार्बन हम गिनेंगे, कायरल कार्बन इसमें टोटल 4 है, n का वैल्यू 4 है। 4 मतलब ये इवन नंबर है, और जब इवन नंबर है तो इसमें एक्टिव आइसोमर कितने बनेंगे? एक्टिव आइसोमर जो बनेगा ये 2 to the power n-1 के बराबर। तो 2 to the power n का मान 4, 4 - 1 बराबर 2 to the power 3 बराबर 8 बनेंगे। 8 में से 4 डेक्स्ट्रो होगा, 4 लिवो होगा, और इसमें मेजो आइसोमर जो बनेगा ये बनेगा 2 to the power n/2-1 बराबर 2 to the power 4/2-1 बराबर 2 हो जाएगा। ये मेजो, ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव है। तो इस तरह से निकालेंगे। अगर इक्वल हाफ में बांटना पॉसिबल है, मतलब नंबरिंग दोनों तरफ से अलाउड है, तो वैसे केस में फार्मूला होगा एक्टिव आइसोमर। एक्टिव आइसोमर माने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर की गिनती 2 to the power n-1 के बराबर, और इसमें मेजो बनेगा 2 to the power n/2-1 के बराबर। लेकिन दूसरा फॉर्मूला है, अगर आपका n ऑड नंबर हो, ऑड हो, कायरल कार्बन की गिनती ऑड हो, तो यहां पर एक्टिव आइसोमर की गिनती जो होगा, एक्टिव आइसोमर जो बनेंगे वो होगा 2 to the power n-1 माइनस 2 to the power n-1/2, और इसमें मेजो आइसोमर की संख्या जो होगी 2 to the power n-1/2 के बराबर। जैसे यहां पर देखिए CH3 CHOH 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 CH3। इसमें कायरल कार्बन देखो, ये 3 कायरल कार्बन हैं, और इस बार भी नंबरिंग दोनों साइड से पॉसिबल है। इस इधर से नंबरिंग करोगे तो भी IUPAC नेम वही आएगा, और इधर से शुरू करके जाओगे तो सेम आएगा। तो दोनों तरफ से नंबरिंग अगर अलाउड हो रहा है, मतलब इसका इक्वल हाफ पॉसिबल है। ऐसे केस में n यहां पर कितना है? 3, जो कि ये ऑड नंबर है। तो इसमें एक्टिव आइसोमर का निकालने का फॉर्मूला आपने क्या सीखा? एक्टिव आइसोमर की गिनती 2 to the power n-1 माइनस 2 to the power n-1/2 बराबर 2 to the power 3-1 माइनस 2 to the power 3-1/2।
तो ये हो जाएगा आपको 2, ये हो जाएगा 4 और यहां पर माइनस, ये हो जाएगा 2/2 1, तो 2 to the power 1 - 2 एक्टिव आइसोमर 2 बनेंगे। और मेजो आइसोमर जो बनेगा, मेजो आइसोमर बनेगा 2 to the power n-1/2 बराबर 2 to the power 3-1/2 बराबर 2 to the power 1, तो 2 आइसोमर बनेंगे। ये 2 एक्टिव होगा, मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को घुमाएगा, और ये मेजो जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब ऑड नंबर में होगा। इस तरह से केवल एक ही अगर कायरल कार्बन है वो तो क्लियर है, और अगर कायरल कार्बन की गिनती 1 से ज्यादा है तो कितने आइसोमर बनेंगे, उसमें से एक्टिव कितना होगा, मेजो कितना होगा, इससे आप निकाल सकते हैं। एक और चीज हम यहां पर कुछ और बातें इसके बारे में बताएंगे। जैसे हमने कहा था कि कायरल कार्बन कहते किसको हैं, तो ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड में ग्रुप अलग अलग लगा हो। जैसे यहां पर देखिए, अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखें तो यहां पर देखें तो ये कार्बन क्या है, कायरल है, कायरल है, क्योंकि इसके चारों बॉन्ड में ग्रुप अलग है। एक बॉन्ड में H, एक में Br, एक में OH, एक में ये पूरा, तो चारों अलग हो गया, तो ये कार्बन कायरल। उसी तरह ये भी कायरल है। यहां देखो, एक बॉन्ड में H, एक में Br, एक में OH और एक में ये वाला पूरा, तो ये चारों इसमें भी अलग है, तो ये भी कायरल है। लेकिन इस कार्बन को देखिए, इसमें ये दोनों बॉन्ड में तो अलग है, लेकिन इस दोनों बॉन्ड में ये ग्रुप देखो, ये दोनों सेम ग्रुप है ये, तो इसका मतलब इस कार्बन में 2 ग्रुप सेम है, इसलिए हम इसको कायरल नहीं कह सकते। मगर 2 सेम ग्रुप जो है इस बॉन्ड में, इस दोनों ग्रुप में एक एक कायरल कार्बन है, इसलिए ये कार्बन भले ही इसका चारों ग्रुप सेम नहीं है, 2 ग्रुप सेम अलग अलग है, अलग नहीं है, 2 ग्रुप एक जैसा है, लेकिन इस एक जैसा ग्रुप में कायरल कार्बन मौजूद है, इसलिए ये वाला कार्बन भी कायरल कार्बन की तरह बिहेव करेगा, और इससे कायरल नहीं स्यूडो कायरल कार्बन कहते हैं, स्यूडो कायरल। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म निकालने में जो कायरल कार्बन की गिनती n लेते थे, यहां पर n की गिनती 2 नहीं 3, इसको भी काउंट करके आइसोमर निकालना है, याद रखना। तो अगर किसी कार्बन में 2 ग्रुप सेम आ जाए, लेकिन उस सेम ग्रुप में एक एक कायरल कार्बन हो, तो ये कार्बन भी ट्रीट किया जाएगा कायरल कार्बन की तरह, और इसे हम स्यूडो कायरल कहेंगे। और ऑप्टिकल आइसोमर निकालने में इस कार्बन की गिनती को भी n के में काउंट आपको करना होगा। एक और चीज हम बताए थे कि किसी भी कंपाउंड का जो डेक्स्ट्रो एंड लिवो फॉर्म है, एक दूसरे का मिरर इमेज है, और ये एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं करेगा, इसलिए इसे हम एनंसियोमर कहेंगे, एनंसियोमर, एनंसियोमर कहेंगे। तो एनंसियोमर क्या है, ऐसा स्टीरियो आइसोमर जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो। एग्जाम्पल के तौर पर किसी का भी डेक्स्ट्रो एंड लिवो फॉर्म एक दूसरे का एनंसियोमर, या जैसे टार्ट्रिक एसिड में डेक्स्ट्रो और लिवो टार्ट्रिक एसिड एनंसियोमर है, लेकिन डेक्स्ट्रो का रिलेशन मेजो के साथ कर दें या लिवो का रिलेशन मेजो के साथ कर दें, तो ये दोनों आपस में आइसोमर तो है लेकिन मिरर इमेज नहीं है। तो 2 स्टीरियो आइसोमर अगर मिरर इमेज ना हो तो वो डाया स्टीरियोमर कहलाते हैं, डाया स्टीरियोमर्स कहलाते हैं, डाया स्टीरियोमर्स। याद रखना, डेक्स्ट्रो एंड लिवो जो होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन याद रखना, एक का R हो और दूसरा S हो, या पहला S हो दूसरा R हो, तो ये एनंसियोमर होता है, एनंसियोमर। और एक से ज्यादा कायरल कार्बन है
तो मेजो होने के लिए, मेजो एक कायरल कार्बन में नहीं होगा, एक से ज्यादा वाला में होगा। तो मेजो होने के लिए दो कायरल कार्बन जो होंगे दोनों R होना चाहिए या फिर दोनों S होना चाहिए। इसके लिए बच्चों को RS कॉन्फ़िगरेशन जो है कायरल कार्बन के अबाउट, इसका नॉलेज रखना होगा। उसको आप देखेंगे और जरूरत पड़ेगा तो आगे कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। आई होप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म काफी क्लियर हो गया, लेकिन आप कमेंट देने में कंजूसी ना करें, सब्सक्राइब करने में भी कंजूसी ना करें, क्योंकि आप जब कमेंट देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है और आपकी जो दिक्कत है वो भी आप कमेंट में दें, ताकि हम उस पर वीडियो बना के आपके उस प्रॉब्लम को दूर कर सकें। थैंक यू।